हाँ जी, राजस्थान क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर मैं कुलदीप तिवारी आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम राज्य व्यवस्था के बारे में देखते हैं, जिसमें हम भारत के संविधान के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, भारत का संविधान एक बहुत ही महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स है। जिस प्रकार हमारे भारत में अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, उनके धर्म के अनुसार उनकी महान पुस्तकें हो सकती है। जैसे कि कहीं के लिए महान पुस्तक गीता जी है, तो किसी के लिए महान पुस्तक रामायण है, तो किसी के लिए महान पुस्तक कुरान है, किसी के लिए बाइबिल है, किसी के लिए कुछ और हो सकती है, तो किसी के लिए महाभारत महाभारत प्रवृत्ति के लोगों के लिए। अब हम जिस देश में रहते हैं वहां विधि का शासन लागू है, रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ। अब यदि आप रूल ऑफ लॉ में विश्वास करते हैं तो आपको यह मानना पड़ेगा कि भारत की एक ही महान पुस्तक है, और वो है भारत का संविधान। वह संविधान जिससे हमारे सारे कानून बनते हैं, वह संविधान जिससे हमारा संवैधानिक तंत्र काम करता है, सुप्रीम कोर्ट काम करता है, हाई कोर्ट काम करता है, राज्य विधानसभाएं काम करती है, संसद काम करती है, प्रधानमंत्री काम करते हैं, मुख्यमंत्री काम करते हैं, कलेक्टर काम करते हैं, और उसी के अंतर्गत उसी से हमें वो अधिकार मिले हुए हैं जिनके आधार पर हम आधुनिक किस्म का स्वाधीनता मूलक जिंदगी जीने का सपना देख सकते हैं। दोस्तों, कई बार जब हम पूछते हैं स्टूडेंट से कि संविधान क्या है, तो जवाब आता है कि संविधान कानूनों का संग्रह है, मतलब कलेक्शन ऑफ लॉ। कलेक्शन ऑफ लॉ। कलेक्शन ऑफ लॉ। दोस्तों, भारतीय संविधान के बारे में यह कहना कि भारतीय संविधान कलेक्शन ऑफ लॉ है, यह कहना गलत होगा। अब क्यों गलत होगा? तो इसके लिए मैं आपको बताऊं कि कलेक्शन ऑफ लॉ का मतलब होता है संहिता। ठीक है, कोड मतलब कुछ, इसका मतलब होता है कुछ कानूनों का संग्रह। पूरे नहीं, कुछ कानूनों का संग्रह। अब इसका मैं अगर आपको एग्जांपल दूं तो इसका बेस्ट एग्जांपल होगा यूसीसी। ये कानूनों का संग्रह है, कलेक्शन ऑफ लॉ। और ये संहिता जो है ये कानूनों का संग्रह है, पर कुछ कुछ कानूनों का। कौन से कानूनों का? कुछ का। इसका एग्जांपल है यूसीसी, समान नागरिक संहिता। कौन से कानूनों का संग्रह? जो यूसीसी से संबंधित है। सारे नहीं, जो यूसीसी से संबंधित है उनका संग्रह, इसका एग्जांपल। ठीक है। अब मैं आपको एक तरीके से समझाता हूं ये चीज कि देखो, संविधान एक
बड़ी टर्म है संविधान। ठीक है, इसके अंदर एक टर्म आती है संहिता। संहिता मतलब कुछ कानूनों का संग्रह, कोड। सारे नहीं, कुछ कुछ कानूनों का संग्रह। अब इसके संहिता के अंदर संहिता, अब इस संहिता के अंदर भी एक टर्म और आती है, क्या? वो है कानून, लो। ठीक है, वह कानून जिनके आधार पर क्या बनते हैं? नियम, रूल। वह कानून जिसके आधार पर क्या बनते हैं? रूल, नियम बनते हैं। तो अब आप ही देखो कि संविधान के बारे में यह कहना कि कलेक्शन ऑफ लॉ, संहिता, 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 कोड। अब आप ही बताओ, संविधान को संविधान को संहिता कह सकते हैं क्या अपन? नहीं कह सकते ना। तो संविधान एक ओवरऑल हम देख सकते हैं कि संविधान एक बड़ी टर्म है और इसके बारे में कलेक्शन ऑफ लॉ कह पाना गलत होगा, क्योंकि पहले आता है संविधान। इसमें आएगा संहिता। ठीक है, संहिता में आएगा क्या नाम से? अपना कानून। और इस कानून के आधार पर ही बनते हैं नियम। इस कानून के आधार पर ही हमारी सरकार नियम बनाती है। संविधान के आधार पर कानून बनते हैं। ठीक है, अब संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ी? दूसरी चीज देखते हैं अपन, संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ी। दोस्तों, संविधान में ये नहीं लिखा हुआ कि कितना आरक्षण देना है, कैसे आरक्षण देना है, क्या करना है, ये नहीं लिखा हुआ। संविधान में कुछ बेसिक प्रिंसिपल लिखे हुए हैं, बेसिक प्रिंसिपल्स लिखे हुए हैं, जिन्हें आधार बनाकर हमारी सरकार बेसिक प्रिंसिपल को आधार बनाकर हमारी सरकार हमारे लिए क्या बनाती है? कानून, कानून बनाती है। ये जो संविधान में जो बेसिक प्रिंसिपल लिखे हुए हैं, इन्हीं आधार बनाकर हमारी सरकार हमारे लिए कानून बनाती है, देश के लिए कानून बनाती है, जिनके आधार पर हमारा संवैधानिक तंत्र चलता है, संवैधानिक तंत्र चलता है। ठीक है, तो अब जब आप हमारे पास अगर ये जो है ये बेसिक प्रिंसिपल ही नहीं होंगे तो हम कैसे कानून बनाएंगे, कैसे हमारे संवैधानिक तंत्र को चलाएंगे। तो संवैधानिक तंत्र को चलाने के लिए, कानून बनाने के लिए हमें बेसिक प्रिंसिपल की आवश्यकता होगी, और वो बेसिक प्रिंसिपल कहाँ लिखे हुए हैं? संविधान में लिखे हुए हैं। ठीक है, अब एक चीज और आती है कि क्या पहले संविधान नहीं था?
इसके आधार पर हम चलते हैं। जब हमारे देश पर राजाओं का राज था, तो दोस्तों क्या नाम से, अगर हम उससे भी पहले चलें तो देखते हैं कि मानव, जो मनुष्य है, वो जंगलों में रहता था, कंदमूल फल फल वगैरह खाता था, और जंगलों में मस्त जिंदगी जीता था, उला लला करता था। कहाँ हम यहाँ आ गए जहाँ पढ़ना पड़ रहा है, पढ़ाना पड़ रहा है, ये है वो है। ठीक है। अब हुआ ये होगा कि मनुष्य जो कि कंदमूल फल खाता था, वो धीरे धीरे उसने मांस खाना स्टार्ट कर दिया। तो मांस खाना स्टार्ट किया तो मांस के लिए ऑब्वियसली ये बात है कि शिकार करना पड़ेगा उसे। तो हुआ ये होगा कि एक दिन जब वो शिकार कर रहा था, तो शिकार हुआ नहीं होगा और शिकार ने उसके ऊपर आक्रमण कर दिया होगा। और जब आक्रमण किया तो बीच बचाव में आप भी नॉर्मली देखो कि आप भी, आपके ऊपर अगर कोई आक्रमण होता है तो आप भी इधर उधर देखोगे कि भाई कैसे अपने खुद का बचाव करें। तो उसके हाथ में लग गया क्या? बाटा। डू यू नो बाटा? जैसे ही उसने बाटा फेंका, पत्थर फेंका, तो वो पत्थर शिकार के लगा, शिकार के लग के शिकार खत्म, मर गया। और शिकार के बाद में वो जाके किसी दूसरे पत्थर से जाके भिड़ गया। अब भिड़ा तो दो पत्थरों के आपस में टकराने से आग उत्पन्न हुई। आग उत्पन्न हुई तो जो मांस था वो भी जल गया, शिकार जल गया। तो अब इंसान ने एक मतलब रोस्टेड जो मांस है वो खाया। अब रोस्टेड मांस खाया तो उसे और भी ज्यादा मजा आया। अब ज्यादा मजा आया तो आप मतलब देख सकते हो। उसके बाद यहां से अपन एक क्या नाम से दो सिद्धांत यहां से आते हैं। एक तो भय का सिद्धांत, भय का सिद्धांत, और एक अग्नि का सिद्धांत। अब भय के सिद्धांत के अंतर्गत, इस भय के सिद्धांत में भय के सिद्धांत को देखते हैं। जब भय का सिद्धांत आया तो हुआ ये होगा कि मनुष्य आत्मरक्षा के लिए एक दूसरे के पास में आकर रहने लगे। तो गांव जनपद जैसे मतलब गांव का विकास हुआ, जनपद बने। उसके बाद अब हम देखते हैं कि जैसे एंशियंट हिस्ट्री पढ़ते हैं तो वहां देखते हैं कि किस प्रकार एक जनपद दूसरे जनपद पर मतलब आक्रमण करता है और उसे अपने जनपद में मिला लेता है। तो हुआ ये होगा कि जब दो जनपदों में आपस में लड़ाइयां चलती थी तो किसी शक्तिशाली व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह के कारण जो जनपद हार रहा था, अचानक से वो जीत गया होगा। तो जिस शक्तिशाली व्यक्ति के कारण जो जनपद हार रहा था वो जीता, तो उस जनपद के सभी लोगों ने उसे अपना नेता चुन लिया होगा। और जब नेता चुना, नेता मान लो, राजा मान लो, तो
इसके बाद जब नेता चुना तो उस जनपद के लोगों ने अपने कुछ अधिकार राजा को दिए और इस राजा ने लोगों की सुरक्षा की गारंटी दी। लोगों की सुरक्षा की गारंटी दी। राजा ने लोगों की सुरक्षा की गारंटी दी। इस प्रकार राज्य का अस्तित्व आया। और जब हम राज्य अस्तित्व में आया, अगर उससे पहले देखें, मत्स्य न्याय में पूर्ण अराजकता की स्थिति थी, अशांति, चारों तरफ अशांति थी, मनुष्य के जिंदगी का कोई मूल्य नहीं था। ऑब्वियसली जब राजा युद्ध करने जाते थे तो जनता को साथ में जाना पड़ता था। मत्स्य न्याय और में पूर्ण अराजकता की स्थिति थी। तो एक टर्म आती है सामाजिक समझौता। सामाजिक समझौता सामाजिक समझौते का सिद्धांत। ये राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत हैं। ये दो हैं राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत। राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत सामाजिक समझौते का सिद्धांत है, और ये राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत। राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत में दो सिद्धांत हैं। एक तो ये आ गया सामाजिक समझौते का सिद्धांत, और दूसरा है राजत्व का देवीय सिद्धांत। ठीक है, अब अपन ये देखते हैं सामाजिक समझौते का सिद्धांत। इसमें अभी से रिलेटेड करें तो सामाजिक समझौते के सिद्धांत में जिस प्रकार हम अपना मतलब जनप्रतिनिधि चुनते हैं, वो भी इसी प्रकार से चुनते हैं कि अपने कुछ अधिकार हम जनप्रतिनिधि को देते हैं, जिसके आधार पर वो संसद में या विधानसभा में जाकर हमारे लिए कानून बनाता है। अब भाई ये तो है नहीं कि भाई सबके सभी लोग अपने जितने भी हैं 140 करोड़ जनसंख्या है तो वो पूरी जाके संसद में बैठ जाए और वहां पे हम अपने लिए कानून बनाए, वो तो पॉसिबल है नहीं। इसी सिद्धांत के अनुसार हम अपना प्रतिनिधि चुनते हैं और वो प्रतिनिधि जाता है सरकार में और वो अपने लिए कानून बनाता है, और उस कानून के अंतर्गत देश का जो संवैधानिक तंत्र काम करता है। ठीक है, उसी प्रकार उस समय पे ये हुआ कि सामाजिक समझौते के सिद्धांत में ये हुआ कि जनता ने राजा को अपने कुछ अधिकार दिए और इस राजा ने अपनी जनता की सुरक्षा की गारंटी दी।
अब इसके बाद में दूसरा सिद्धांत है राजत्व का देवी सिद्धांत। ठीक है, राजत्व के देवी सिद्धांत में यह माना जाता है कि राजा धरती पर, राजा पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि है और अपने राज्य में ईश्वर के आदेशों को लागू करता है, ईश्वर के आदेशों को लागू करता है। यह है राजत्व का देवी सिद्धांत। ये राजा ईश्वर का प्रतिनिधि है और वो अपने राज्य में ईश्वर के आदेशों को लागू करता है। इस प्रकार राज्य का सिद्धांत अस्तित्व में आया और जब राज्य का सिद्धांत अस्तित्व में आया तो राज्य को चलाने के लिए ऑब्वियसली हम ये जानते हैं कि कुछ नियमों की, कुछ सिद्धांतों की, कुछ कानूनों की आवश्यकता पड़ी होगी। और जहां मतलब राज्य को चलाने के लिए सिद्धांतों की, नियमों की, कानूनों की आवश्यकता पड़ी, वहीं पे हम ये देखते हैं कि एक तरीके से वो संविधान है। अब क्या नाम से राजतंत्र में हुआ क्या कि राजतंत्र में, ये राजतंत्र है, राजतंत्र में राज्य की तीनों शक्तियां, राज्य की तीनों शक्तियां कौन कौन सी? विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। ये तीनों शक्तियां किसमें निहित थी? ये तीनों की तीनों शक्तियां राजा में, एक ही इंसान में निहित थी तीनों शक्तियां राजा में। और जब तीनों शक्तियां, विधायिका भी, कार्यपालिका भी, न्यायपालिका, राजा ही कानून बना रहा है, राजा ही न्याय कर रहा है, तो राजा ही जो कानून बना रहा है उन्हें इंप्लीमेंट कर रहा है, तो राजा निरंकुश हो गया, निरंकुश। अब जब निरंकुश, आप निरंकुश का मतलब, निरंकुश जो है उसे देखना चाहते हो तो जब राजस्थान की ले लो, राजस्थान में, हमारे राजस्थान में जब 1192 में पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी से हारे, उसके बाद में जो बाहर के आक्रमणकारी आक्रांता, उन्होंने जो मतलब भारत में किया, किस प्रकार से आप मतलब हिस्ट्री में पढ़ते हो, देखते हो कि किस प्रकार से उन्होंने अपने देश को लूटा, किस प्रकार से वो मतलब अराजकता फैलाते थे, तो वो एक तरीके से निरंकुशता का ही प्रतीक है। उसके बाद में ये क्या नाम से सल्तनत काल में देख लो किस प्रकार से अकबर ने राजस्थान पर कई बार आक्रमण किए, उसके आक्रमण किए तो हमारे राजस्थान में कई बार अकबर के सभी ने मतलब जिसने भी आक्रमण किया, तो ये देखो आप एक
मतलब किस प्रकार अपने देश को, अपने राजस्थान को उन्होंने तहस नहस करने की कोशिश की। महिलाएं जोर करती थी, पुरुष केसरिया करते थे, तो वो एक सामाजिक अराजकता ही है। जब एक इंसान की वजह से दूसरे इंसान को, मतलब पूरे इन सभी इंसानों को अपनी देह त्यागना पड़ता है, तो ये एक अराजकता ही है। निरंकुश राजा की ही का ही प्रतीक है। जब राजाओं के दिन ढलने लगे तो कहीं शक्तियां भारत की ओर कूच कर रही थी। उनमें सबसे पहले आए पुर्तगाली। पुर्तगाली जब भारत आए, भारत आके भारत के पश्चिमी तट, ये पश्चिमी तट भारत का पूरा पश्चिमी तट भारत का, भारत आए और पश्चिमी तट, इस पश्चिमी तट पर अधिकार कर लिया और गोवा को राजधानी बना ली। अब पुर्तगालियों के पीछे पीछे आगे कौन? डच। और डचों के बाद में आगे अंग्रेज। अंग्रेज इस मामले में बहुत बड़े तेज थे, व्यापार के मामले में अंग्रेज बहुत बड़े तेज थे। और वो आए भी व्यापार करने थे। अंग्रेज अकबर के टाइम पे आ गए थे भारत में। हुआ ये कि अंग्रेज औरंगजेब के बाद में सब राजा बेलखने पैदा हो गए। जब राजा बेलखने पैदा हुए तो अंग्रेज जो है वो व्यापार करने आए थे। अब व्यापार करने आए तो जब देश की शक्ति ही, मतलब शक्तिहीन जैसे सिचुएशन में है, तो ऑब्वियसली अंग्रेज तो शक्तिशाली बनेंगे ही। तो धीरे धीरे उन्होंने अपने देश में जो राजनीतिक मामलों में हस्तक्षेप करना स्टार्ट कर दिया। जैसे दक्षिण में किन्हीं ही दो राज्यों के बीच में या राज्य को लेकर अब भाई भाई लड़ रहे हैं, तो उसमें अंग्रेजों ने हस्तक्षेप करना ये स्टार्ट किया कि वो लोग इनके पास जाते हैं, दो भाई जैसे मान लो कि अपने राज्य को लेकर लड़ रहे हैं, तो इनके पास जाते और उनकी मदद करने के मायने से अपने राजनीतिक मामलों में हस्तक्षेप करने लगे। अब कहाँ व्यापार करने आए थे और कहाँ राजनीतिक मामलों में हस्तक्षेप करने लगे। जब राजनीतिक हस्तक्षेप करने लगे तो राजाओं के साथ लड़ने लगे और युद्ध के बदले जब पैसे लेने लगे, अब पैसे लेने लगे तो जब पैसे नहीं हो तो राजाओं से जमीन लेने लगे। राजाओं से जमीन लेने लगे तो धीरे धीरे अंग्रेजों की, जब अंग्रेज आए थे तो उन्होंने 1639 में मद्रास में फैक्ट्री डाली थी। फर्स्ट फैक्ट्री यह डाली थी। अब फैक्ट्री का आज के अकॉर्डिंग आप देखो तो फैक्ट्री का मतलब ये मैन्युफैक्चरिंग, ऐसा कुछ नहीं था। ये इनका ये था कि भारत से सामान लाना है, उसे यहाँ बंदरगाह का निर्माण किया इन्होंने मद्रास में। और उनका एक ही टारगेट था कि भारत से सामान खरीदना है, यहाँ रखना है। ये स्टोर था बेसिकली, फैक्ट्री जैसी कोई चीज नहीं थी, स्टोर था। भारत से सामान लाते थे, यहाँ रखते थे, इंग्लैंड भेजते थे, इंग्लैंड से सामान आता था, यहाँ रखते थे, भारत में बेचते थे। ये इनका मुख्य व्यापार था, इनका मेन व्यापार यही था। अब
जहां व्यापार करते करते जो व्यापारी लोग हैं वो व्यापार को बढ़ाना ही चाहते हैं, तो इन्होंने भी यही किया। व्यापार बढ़ाने के लिए ये ऑप्शन देख ही रहे थे कि इतने में इंग्लैंड के एक राजकुमार ने पुर्तगाल की राजकुमारी से शादी कर ली और उन्हें बॉम्बे दहेज में मिला। बॉम्बे दहेज में मिला तो यहाँ 30 साल 30 साल बाद 1668 में इन्होंने बॉम्बे में दूसरी फैक्ट्री बॉम्बे में लगा ली। यहाँ पे बंदरगाह का निर्माण किया और दूसरी फैक्ट्री यहाँ लगा ली। यहाँ के बाद इन्होंने एक टारगेट किया कि बंगाल सोने की चिड़िया है, बंगाल सोने की चिड़िया है। 1698 में इन्होंने कलकत्ता में बंदरगाह का निर्माण किया और यहाँ पे फैक्ट्री बना दी। अब बंदरगाह का मतलब आप देखो, ये बॉम्बे वाला और कलकत्ता वाला बिल्कुल तट के पास में है, लेकिन ये थोड़ा अंदर है, ये तट पे नहीं है, ये थोड़ा अंदर है। तो यहाँ का जो बंदरगाह का निर्माण करने वाला जो अंग्रेज अधिकारी था वो था फ्रांसिस डे। वो ये था कि यहाँ फ्रांसिस डे ने थोड़ा अंदर चेन्नई नाम से एक जगह खरीदी और वहां पे बंदरगाह का निर्माण किया। होना ये था बंदरगाह बिल्कुल तट में होना चाहिए, जबकि ये अंदर है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पे जो अंग्रेज अधिकारी था फ्रांसिस डे, उसकी वाली रहती थी। तो भाई साहब बंदे ने वो गाना सुन रखा था नजरों के सामने। तो अब आप बताओ दूर तो कैसे जाता, इसलिए इसने वहीं पे बंदरगाह का निर्माण कर दिया, फैक्ट्री का निर्माण कर दिया। मद्रास प्रेसिडेंसी, बॉम्बे प्रेसिडेंसी और बंगाल प्रेसिडेंसी। अब यहाँ और इनका मतलब मेन काम था इनका बिजनेस। ये सब अलग अलग अपना अपना बिजनेस देख रहे थे। भाई मद्रास वाला मद्रास का बिजनेस देखे, बॉम्बे वाला बॉम्बे का और कलकत्ता वाला कलकत्ता का। अब भाई आप ही मतलब सोचो कि इतनी बड़ी जो इन्होंने जो फैक्ट्री लगा रखी है उसमें कर्मचारी भी होंगे भाई, माल को उतारने वाले, माल को चढ़ाने वाले, बैलगाड़ी वाले। तो इन सबको मतलब कंट्रोल करने के लिए इन्हें देखने के लिए एक अधिकारी तो होना चाहिए ना भाई। ऑब्वियसली इतने कर्मचारी हैं, वो कैसे काम करेंगे, कैसे बिजनेस करेंगे, क्या खाएंगे, क्या कहां से सैलरी आएगी, कैसे सैलरी देनी है, कितनी सैलरी देनी है, ये सब देखने के लिए ये लोग वहां इन लोगों ने मतलब ये सब काम देखने के लिए ब्रिटेन से एक बंदा हायर करते और उसे यहाँ भारत में भेज दे, जिसे गवर्नर कहा जाता था। अब एक गवर्नर मद्रास का, एक बॉम्बे का और एक बंगाल का, और इनका सबका अलग अलग काम था। ये यहाँ का गवर्नर मद्रास का गवर्नर मद्रास का बिजनेस देखेगा, बॉम्बे वाला बॉम्बे का देखेगा और कलकत्ता वाला कलकत्ता का देखेगा। अब उसके साथ ही भाई इसका काम है गवर्न करना। तो अब जैसे मद्रास वाला मद्रास में बिजनेस कर रहा है, तो मद्रास का राजा इसलिए बिजनेस कर रहा है, तो मद्रास का राजा बोलेगा कि भाई मैं तो टैक्स लेगा। कितना टैक्स लेगा, क्या छूट होगी, ये सब बात भी गवर्नर ही जाके दादा से करता था।
अब ये अंग्रेज अकबर के टाइम पे आ गए थे, अकबर के टाइम पे अंग्रेज आ गए थे। और अकबर के टाइम पे, अकबर के टाइम पे, जहांगीर के टाइम पे, शाहजहां के टाइम पे, ये औरंगजेब के टाइम पे ये खाली बिजनेस कर रहे थे, ज्यादा इधर उधर की नहीं कर रहे थे। हुआ क्या कि औरंगजेब के बाद में दादा बेलखड़े पैदा हो गए। औरंगजेब के बाद में राजा बेलखड़े पैदा हो गए थे। इन्होंने सोचा कि टैक्स में ज्यादा छूट लेते हैं। अब उसके टैक्स में ज्यादा छूट लेने भाई, आप खुद सोचो कि अगर ज्यादा प्रॉफिट चाहिए तो एक तो जैसे 100 रुपए कमा रही है कंपनी, और 100 रुपए में से एक तो 70 रुपए टैक्स लग गए, तो 30 रुपए प्रॉफिट हो रहा है। और यही अगर उल्टा हो जाए कि 70 रुपए बचे और 30 रुपए टैक्स लगे, तो प्रॉफिट ज्यादा ही होगा। इसके साथ अब जब राजा बेलखड़े पैदा हो गए, तो अंग्रेजों ने क्या किया कि जैसे मान लो दक्षिण में दो राज्यों के, मद्रास और मैसूर, जैसे मान लो मैसूर के बीच में युद्ध हो रहा है, या मद्रास को लेकर ही दो भाइयों में आपस में लड़ाई हो रही है, तो ये लोग क्या करते थे कि इनके बीच में मतलब अपने जो दो राज्यों के मध्य राजनीतिक मामलों में हस्तक्षेप करना स्टार्ट कर दिया इन्होंने। और उसके बदले ये भाई इनके पास छोटी मोटी सेना तो थी ना भाई, कल को मान लो इनकी फैक्ट्री पर कोई आक्रमण हो जाए, कर जाए, तो उसके लिए छोटी मोटी आर्मी जुटते थे। अब इन्होंने राज्यों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करना स्टार्ट किया, और ये राजाओं के साथ युद्ध में भाग लेने लगे। और जब युद्ध में भाग लेते थे उसके बदले ये युद्ध हर जाना मांगने लगे, पैसे मांगने लगे। और जब पैसे नहीं होते थे तो ये लोग जमीन मांगने लगे। और जैसे जैसे जमीन मांगने लगे, धीरे धीरे यहाँ पर इनके पास बहुत सारी जमीन हो गई। और जब इनके पास बहुत सारी जमीन हुई और राजा बेलखड़े हुए, तो इन्होंने धीरे धीरे क्या किया, इन राजाओं को हटाना स्टार्ट कर दिया और यहाँ का शासन अपने हाथ में लेना स्टार्ट कर दिया। और जब शासन हाथ में लेना स्टार्ट किया, तो ये शासन हाथ में लेके यहाँ पर शासन करना स्टार्ट कर दिया। मद्रास वाला मद्रास में शासन लेके, और बॉम्बे वाला बॉम्बे का, और ये बंगाल वाला बंगाल का। अब एक चीज और, जो ये बंदा जो इंग्लैंड से आ रहा है, ये क्या है, बिल्कुल गरीबड़े टाइप के आते थे। अभी ये यहाँ आकर भाई कंपनी जो इनको सैलरी दे रही है वो तो है ही, उसके साथ ये अपना खुद का मतलब बिजनेस स्टार्ट कर लेते हैं यहाँ पे। भाई जैसे चाय बेच ली खुद की, और चाय बेच ली, चीनी बेच ली, जो भी मतलब उनके तो ये बिजनेस कर देते, तो एक तो सैलरी मिल रही है, एक ये काम कर रहे हैं। अब आप आज देखो, आज भी देखते हो तो मतलब जो कोई प्राइवेट जॉब लगता है नया नया बंदा, तो वो यही पूछता है कि भाई ऊपर की इनकम पूछता है ना, तो वो चीज है। अब ये जब वापस जाते हैं, जब तक इनके पास ठीक ठाक पैसे हो जाते हैं, तो ये क्या है, लंदन की मतलब बहुत मेन नदी है टेम्स नदी, तो टेम्स नदी के किनारे ये लोग प्लॉट खरीदते हैं। अब लंदन में की संसद में दो हाउस है, हाउस ऑफ कॉमन्स जो मतलब कॉमन लोग, और हाउस ऑफ लॉर्ड्स जो तो जो लंदन की संसद के जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स के जो सदस्य थे, उनको इस चीज से परेशानी होने लगी, तो उन्होंने ऑब्जेक्शन उठाना स्टार्ट किया कि ये भारत में जाकर गलत तरीके से पैसे कमा रहे हैं, इनको कंट्रोल किया जाए। और तो
जब इनका ये जो ऑब्जेक्शन उठाते हैं, तो वही अब ये कंपनी क्या करती है कि संसद में भी कहीं अपने बंदे रखती, जो इनके विरोध में जो ऑब्जेक्शन उठाए उसे दबा देते थे। अब कंपनी के कर्मचारी क्या करते, खुद का काम तो करते ज्यादा और कंपनी का काम करते कम। एक टर्म पढ़ी होगी आपने 10 तक, भाई पढ़ा था ना आपने कि या आप मॉडर्न इंडिया में पढ़ोगे कि कंपनी के कर्मचारी 10 तक का दुरुपयोग करते थे। तो ये क्या करते हैं कि कंपनी के माल के साथ साथ अपना अपना माल भी बेचना स्टार्ट कर दिए। और जब कंपनी यहाँ के राजाओं के साथ युद्ध करती, तो युद्ध से इनको धीरे धीरे घाटा होने लगा, और घाटा होने लगा तो कंपनी ने बैंक ऑफ ब्रिटेन से 4 लाख पाउंड का कर्जा मांगा। 4 लाख पाउंड का कर्जा तो मांगा कंपनी ने, 4 लाख पाउंड का। अब जबकि कंपनी क्या करती थी कि अपने बिजनेस की जो बैलेंस शीट होती है, वो झूठी बनाती। भाई अगर ये बता दे ब्रिटेन में भाई हम घाटे में चल रहे हैं, तो इनके शेयर कौन खरीदे। अब आप आज भी देख लो, अपन जो शेयर मार्केट में जो शेयर खरीदते हैं, तो वो यही देखते हैं, अपन यही देखते हैं भाई कौन सी कंपनी अप कर रही है, कौन सी कंपनी राइज कर रही है, तो उसी के अपन शेयर खरीदते हैं। तो अब जब ब्रिटेन में ये पता चल जाए कि भाई कंपनी घाटे में है, तो इनके शेयर कौन खरीदेगा, कौन अपने पैसे इन्वेस्ट करेगा। तो ये बैलेंस शीट झूठी बढ़ाती। अब ये जब 4 लाख पाउंड मांगने गई बैंक ऑफ ब्रिटेन से, तो बैंक ऑफ ब्रिटेन ने क्या किया, लंदन की जो संसद है, भाई बैंक ऑफ ब्रिटेन ने बोल तो दिया कि भाई हम दे देंगे पैसे, तो पर इतना इतना सारा पैसा बिना संसद से पूछे नहीं दे सकते। तो जब संसद में इन्होंने बोला बैंक ऑफ ब्रिटेन ने कि कंपनी 4 लाख पाउंड का कर्जा मांग रही है, तो ये जो लोग मतलब हाउस ऑफ लॉर्ड्स के जो लोग थे, जो इनका कंपनी का विरोध कर रहे थे, उनको एक बहाना मिल गया, और ये बोले कि देख लो, हमने बोला था कि कंपनी के जो लोग हैं वो भारत में जाके अंग्रेजों की नाक कटवा रहे, उल्टे सीधे काम कर रहे हैं, उल्टे सीधे तरीकों से पैसे कमा रहे हैं, इन्हें रेगुलेट करो। क्या करो? रेगुलेट करो। तो 1773 में एक एक्ट आया, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 है। इसके अंदर कंपनी को रेगुलेट करने के लिए कुछ नियम बनाए गए, मतलब रेगुलेट मतलब नियम बनाओ, तो नियम बनाए। एक तो क्या किया कि जो बंगाल का गवर्नर था, इसको गवर्नर जनरल बना दिया।
और बॉम्बे प्लस मद्रास प्रेसिडेंसी को इसके अधीन कर दिया। तो बॉम्बे और मद्रास ने ऑब्जेक्शन किया, भाई किस बात का अधीन? तो कंपनी ने बोला कि भाई क्या नाम से पूरी बातें मत मानना, कुछ 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 बातें मान लेना। तो कुछ शक्तियों के अधीन, कुछ शक्तियों के तहत, कुछ शक्तियों के तहत इन मद्रास, बॉम्बे और मद्रास को बंगाल के अधीन कर दिया गया। इसके पीछे गवर्नर जनरल बना दिया गया। भाई बंगाल सोने की चिड़िया थी। बंगाल सबसे पैसे वाला, तो बंगाल का गवर्नर सबसे ज्यादा पैसे कमाता था, सबसे ज्यादा, तो इसी को गवर्नर जनरल बना दिया। और अब इसको ज्यादा शक्तिशाली, भाई बंगाल का गवर्नर ज्यादा शक्तिशाली, ज्यादा काम इसके पास, तो ज्यादा काम है तो इसको 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद बनाई गई। 4 सदस्य, एक गवर्नर और 4 सदस्य। इन 4 सदस्यों में फ्रांसिस क्लेवरिंग, मॉनसन और बोरवेल, ये 4 सदस्य हैं। और एक काम और किया कि अब भारत में क्या है, भाई 2 प्रकार के कानून लागू होते थे। अगर मुस्लिमों का केस है तो मुस्लिमों का नियम, और क्या नाम से हिंदू है तो हिंदू नियम। अब समस्या ये हुई कि अगर अंग्रेजों का मामला हो तो इन्होंने कहा कि कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट, कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कर दी। अब आज के सुप्रीम कोर्ट के अनुसार आप देखोगे कि भाई सुप्रीम कोर्ट नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इसके अंदर ओनली कलकत्ता नगर आता था। और अगर दो, भाई जैसे मान लो बाहर का मामला हो और दोनों पक्ष सहमत हो, तो बाहर का मामला भी सुप्रीम कोर्ट, यहाँ कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट सुन सकते थे। और क्या किया इस एक्ट के तहत, कंपनी से पूछा गया कि भाई तुम इतने गरीब क्यों हो, तुम्हारे कर्मचारी तो टेम्स नदी के किनारे बंगले खरीद रहे। तो कंपनी ने कहा कि भाई कर्मचारी मतलब कंपनी का काम तो करते हैं कम और खुद का काम करते हैं ज्यादा। तो एक नियम यह बनाया गया कि भाई कंपनी का कर्मचारी निजी व्यापार है, निजी व्यापार नहीं कर सकता। और जब भाई ऐसा नहीं था कि भाई क्या नाम से इन्हें पहले छूट दी कि भाई ये निजी व्यापार कर सकते हैं, पर ये क्या निजी व्यापार तो करते थे पर पकड़े नहीं जाते थे। जैसे इनके पास ज्यादा पैसे होते और इनसे जब कंपनी पूछती कि भाई इतने पैसे कहां से आए, तो ये लोग क्या बहाना बनाते थे कि भाई
भारत में जो हमारे फ्रेंड है उन्होंने हमें गिफ्ट दिया है, तो एक नियम ये बनाया गया कि भाई कंपनी का कर्मचारी उपहार ग्रहण नहीं कर सकता। ये चीजें इस एक्ट में लिखी गई, और ये नियम मतलब ये रूल्स 20 साल के लिए बनाया गया। हुआ ये कि अब जैसे 20 साल के लिए बनाया गया तो 1773 में आया था, तो 20 साल बाद मतलब 1700 और 93 में एक्ट बनना चाहिए था। पर बीच में क्या हुआ, 1782 के आसपास अमेरिका आजाद हो गया। अब अमेरिका आजाद हुआ तो हर कोई बंदा ये चाहता है कि भाई जो उसके हाथ में है वो हाथ से जाए नहीं। तो अंग्रेजों को टेंशन होगी भाई, इस प्रकार जैसे अमेरिका आजाद हुआ है उस प्रकार तो एक दिन भारत भी हो जाएगा, और भी कई देश हैं जो आजाद हो जाएंगे। तो इन्होंने इसी टाइम पे, अब कंपनी कुछ सोच ही रही थी कि इसी टाइम पे कंपनी ने वापस बैंक ऑफ ब्रिटेन से 4 लाख पाउंड का और कर्जा मांग लिया। तो बैंक ऑफ ब्रिटेन ने वापस संसद से शिकायत करी कि देख लो रे कंपनी के लक्षण, तुमने 20 साल के लिए बोला था, कुछ ज्यादा ही मजे कर लिए इन्होंने। तो जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स के जो सदस्य थे उन्होंने ऑब्जेक्शन उठाया कि इन लोगों को रेगुलेट मत, हमने तो पहले कहा था इन लोगों को रेगुलेट मत करो, इन लोगों को कंट्रोल करो। क्या करो? कंट्रोल करो। उस टाइम पे ब्रिटेन के राजा थे पिट्स। पिट्टे राजा थे, पिट्टे। तो राजा पिट थे, तो पिट ने घोषणा करी कि भाई हम भारत का ध्यान रखेंगे। तो इनके नाम पे ही 1784 में एक एक्ट आया, पिट्स इंडिया एक्ट 1784। 1784 में ये एक्ट आया, पिट्स इंडिया एक्ट 1784। इसमें क्या हुआ, इसमें पिट्स इंडिया एक्ट के तहत दो बोर्ड बनाए गए। पिट्स इंडिया एक्ट के तहत दो बोर्ड बनाए गए, एक तो डायरेक्टर और दूसरा कंट्रोलर। अब इनका काम तो था, डायरेक्टर का काम तो था व्यापार का, और इनका काम था राजनीतिक मामले। ये लोग इंडिया में रहते थे और ये रहते थे ब्रिटेन में। ये लोग भारत में रहते थे और ये रहते थे ब्रिटेन में।
और क्या किया गया, एक संसदीय समिति बनाई गई, संसदीय समिति, जिसमें 6 सदस्य थे। इन 6 सदस्यों में से दो सदस्य संसद के मंत्री होते थे, मंत्री। ठीक है। और जो रेगुलेटिंग एक्ट में वो जो समिति बनाई गई थी, कार्यकारी समिति, और जिसमें 4 सदस्य थे, एक गवर्नर और 4 सदस्य, इनकी सदस्य संख्या घटाकर 4 से 3 कर दी गई, 1 प्लस 3 कर दी गई। ये चेंजेस हुए काय में, इसमें पिट्स इंडिया एक्ट में। अब इसके बाद में जब एक विशेष नियम और पारित किया गया भाई, दो ग्रुप थे, डायरेक्टर और कंट्रोलर, तो इन दोनों के अंदर भी कभी कभार मतभेद हो जाता था। तो इन दोनों के मतभेद को दूर करने के लिए एक विशेष नियम निकाला गया और उसके अंतर्गत गवर्नर जनरल को कॉर्नवालिस को वीटो शक्ति दी गई। वीटो शक्तियां दी गई, कॉर्नवालिस को वीटो शक्तियां दी गई। और तो इस प्रकार ये जो हम पढ़ते हैं, जैसे हम लोगों ने पढ़ाई 3 एक्ट, जो 3 ये पढ़े, एक तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 और एक विशेष नियम 1786। ये जो है ये ये भारत को रेगुलेट करने, भारत को मतलब भारत के लिए नियम नहीं थे, ये नियम थे कंपनी के लिए। सीधा सीधा संबंध इनका कंपनी से है। तो हम इन्हें क्यों पढ़ते हैं संविधान के विकास में? इसलिए पढ़ते हैं कि जब हमारा संविधान बना तो कहीं ऐसे नियम थे जिनको सीधे ही हमने संविधान में ले लिया, इसलिए इन चीजों को पढ़ना पड़ता है। वरना इनका भारत के जो भारत से इनका कोई संबंध नहीं था। ये नियम कंपनी को रेगुलेट करने के लिए आए थे। ठीक है दोस्तों, इससे आगे हम कल पढ़ेंगे। जय श्री राम।